बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक मरतबा फिर बकरा ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और आसिम मुनीर साहब ने खसूसी अहकाम जारी कर रखे हैं कि जितना तंग किया जा सकता है इमरान खान साहब को तंग किया जाए, ताकि वो मजबूर होकर कोई डील कर लें। यानी एक आदमी को जब आप एक लेवल से ज्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसकी फैमिली को नहीं मिलवाते, उसकी आंख भी दाया कर देते हैं और मल्टीपल चीजें आप करते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है आपको ऐसा लगता है कि अब ये आदमी टूट जाएगा और मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान साहब डील करेंगे। इससे पहले कि मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बल्कि पहले आपको वाकया सुनाता हूं। मैं ना आईएसआई की कैद में था, तो मुझे एक ऑफिसर आया और उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुमने पकड़ लिया इमरान खान को। तो मैंने कुछ सवाल किए, मैंने कहा किधर आपने रखा है। तो उसने बताया जी उस वक्त ना वो अटक जेल में रखा हुआ था। जब मैं कैद में था तब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, जहां से बाद में उनको शिफ्ट किया गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ना 2 हफ्ते 15 दिन है, इतने दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो चीजें तुम तय करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मामला तो उनके साथ जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि जितना लंबा तुम उसे कैद रखोगे तो वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। ये बात उसे समझ नहीं आई। बाद में उसने मेरे से जब पूछा, वापस आए, ये लोग ये रिकॉर्ड कर लेते होंगे या कुछ इनका सिस्टम होगा जिसमें ये सुनते थे मुझे। तो उसने मुझे बाद में आके इन्होंने पूछा कि ये कैद का गुलाम क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है। मैंने कहा जी वो फिर अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि वो छूट कर बाहर कब जाएगा, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से मैं कुर्बानी दे रहा हूं और इतने अरसे से मैं इससे हिरासत के अंदर हूं, तो अब मैं कंप्रोमाइज क्यों करूं। तो इमरान खान ने जितनी मार खा ली ना, जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपने कारकुन भी कत्ल करवा लिए, ये सारा कुछ होने के बाद और इन सारी चीजों के बारे में इमरान खान साहब को इल्म है। तो अब इमरान खान साहब कोई ऐसी डील नहीं करने वाले कि वो अपना जाती फायदा निकाल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान थोड़ा बहुत को फेस सेविंग दे सकते हैं, इमरान खान थोड़ा बहुत रूम दे सकते हैं, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत रास्ता दे सकते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें सियासत में से निकलने का रास्ता देता हूं, तो इज्जत के साथ निकल जाओ। ये तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो ये डील नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जर्नैल यहां पे हुकूमत करते रहे और सियासतदान चुड्डू बन के बैठे रहे। ये मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान कर पाएगा इतनी मार खाने के बाद। यानी इंसान जो कुर्बानी देता है वो कुर्बानी उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है कि क्योंकि मैंने ये कुर्बानी दी है लिहाजा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यही इमरान खान साहब के साथ होगा और इस बात की आसिम मुनीर साहब को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, इस तरह की कभी चीजों का सामना किया ही नहीं उन्होंने। वो तो जनाब फौज में भर्ती हुई और फौज में भर्ती होने के बाद आपको हर तरह की सहूलत होती है। अब वो आर्मी चीफ बन गए करते कराते, सारे उनकी खुशामद करते हैं, सारे मामला उनके कंट्रोल में। उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। इस बात की समझ उसी आदमी को आएगी जिसके दिमाग में इनकलाब दस्तक दे रहा होगा। नाजरीन, इमरान खान को फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब जो सरकार एक कैदी को 3 साल हो गए हैं, 6 ईदें हो गई, जो सरकार एक कैदी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रही, उसे एक अदालत की पेशी के ऊपर नहीं ला सकती, उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, कहते जी सिक्योरिटी हम नहीं दे पाते। जेल के अंदर एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अदालत में पेश नहीं कर पा रहे एक साबिक वजीर आजम को। तो जो सरकार इतना नहीं कर पाती वो ये कैसे दावा करती है कि वो आलमी सतह पे सिक्योरिटी के मामला देखेगी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी करेगी, बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी करेगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कैसे वो ये कह सकती है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान गुज़िश्ता 3 दिन से जो रिपोर्टें आ रही है बलूचिस्तान जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फील्ड मार्शल वज़ीर दाखिला चले गए हैं एक मुकद्दस सफर के ऊपर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत। लेकिन कौन है जो पाकिस्तान को देखे, बलूचिस्तान को देखे। बलूचिस्तान बेयारो मददगार है, वहां का वजीर आला भी खुलकर फिर नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। कोयटा से बाहर जाए ना, कोयटा के अंदर भी नहीं घूम सकता। तमाम शराएं बंद हो जाती हैं, जिसका दिल करता है जहां पे आके नाका लगाता है और लूटना शुरू कर देता है। कितने ही लोग शहीद हो गए गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, ये डाटा तो जारी भी नहीं किया जाता। एक तरफ पाकिस्तान को इस तरह जलाया जा रहा है और वो आवाजें जो पाकिस्तान को बचाने वाली आवाजें हैं, इंसानी हुकूक की आवाजें हैं जिन्हें लोग सुनते हैं, उनको दबा दिया गया। महारंग बलोच और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोतबर आवाज है इंसानी हकूक के हवाले से, उन्होंने क्या किया, क्या है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे और लोग उनकी बात मानते हैं।
आज आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके बलूचिस्तान में अपनी सारी फौज लगाकर ऐसा जलसा नहीं कर सकते जैसा वो बारंग बलोच को छोड़े तो उसका इस्तकबाल हो जाएगा अगले 10 घंटों में। ये बात एक सच है, हकीकत है। बलूचिस्तान आसिम मुनीर साहब का नहीं है, बलूचिस्तान मारंग बलोच का है, वहां के रहने वाले बलोचों और पश्तूनों का है। अवाम उसके मालिक हैं। आसिम मुनीर साहब वहां मुलाजिम हैं और वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और वो जो तनख्वाह लेते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा टैक्स का बलोच शहरी भी देते हैं। तो मारंग बलोच को बंद किया हुआ है, जो अमन के लिए आवाज है या जो आवाज है इंसानी हकूक के लिए, वो क्या कहती है? जबरी गुमशुदगियां बंद करो। उसके बाप को मार दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया, मसक शुदा लाशें फेंक दी जाती हैं। तो जबरी तौर पे लापता करना दुनिया के किसी कानून में जायज नहीं है, वो मना करते हैं इससे। मारंग बलोच को अंदर कर दिया, ईमान मजारी को, हादी अली चट्टा को। ये वो आवाजें हैं जो इंसानी हकूक के लिए बुलंद होती हैं और इस वजह से ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं। आज ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, बुशरा बीबी है, आलिया हमजा है, सरम जावेद है, फलक जावेद है, ये मुलाकातें भी नहीं इनकी करवा रहे। वो अतीक रियाज साहब है, वो बताते हैं ना सरम जावेद की मुलाकात करने दी गई इन्होंने, ना आलिया हमजा साहबा की मुलाकात करने दी गई। घंटों इंतजार करवाया गया, मुलाकात ही नहीं करवा रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में पड़े हुए। सैकड़ों ऐसे सियासी कैदी इस वक्त जेलों में बंद हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो पसंद नहीं है। देखिए, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बार बार पता क्यों कहता हूं, जरा इसको आप समझें। हमने माजी में गलतियां की हैं, मैं खुद गलतियां करता रहा हूं और उनकी मैंने माफी भी मांगी है पूरी कौम से। अब अगर किसी का दिल करता है कि उन गलतियों पे मेरी गर्दन उतार दे तो भाई उतार दे, मैंने अपने हिस्से की बहुत मार भी खाई है। मैंने जो गलत किया मुझे उस पर शर्मिंदगी है, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत मार खाई और रोज अपनी गलती के ऊपर अपने आप को कोसता रहा और मैं ये कहता रहा कि ठीक है, मैंने क्योंकि गलती की है, ये मुझे और मारेंगे तो कोई बात नहीं, मारो मुझे, अब मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये मैंने वक्त गुजारा। तो मैं सबको एक बात समझाता हूं जो लोग बात समझते नहीं है। आप जब सियासतदानों के ऊपर ज्यादा कीचड़ उछालते हैं ना, देखिए उनकी जितनी जिम्मेदारी है उतना उन पर जरूर डालें। जब वो टाउटगिरी करें और एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करें तो उन्हें जरूर आप मेंशन करें, उन्हें आप जरूर इस बात पे शर्मिंदगी दिलाएं। यानी सियासतदानों को सिर्फ एक बात पे शर्मिंदा करें कि जनाब आप जर्नैलों के साथ ताल्लुकात क्यों रखते हैं। सियासतदानों को सिर्फ एक बात के ऊपर उनको घटियापन का एहसास दिलाएं कि जनाब आप जूते पॉलिश क्यों करते हैं। बाकी इन बेचारों का कोई नहीं है, ये सारा किया धरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। जब हम सियासतदानों को रगड़ा लगाते हैं ना मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जानबूझ के बिला वजह, तो ये जर्नैलों को क्लीन चिट मिलती है उसमें, जिन्होंने जुल्म किया होता है दरअसल। यानी जो काम किए जनरल बाजवा ने वो आप इमरान खान के खाते में, और जो उससे पहले जर्नैल ने किए वो आप नवाज शरीफ के खाते में, और जो आज हो रहे हैं आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या उनकी आईएसआई या उनकी एजेंसियां कर रही हैं, वो आप उठा के शहबाज शरीफ के खाते में कैसे डाल सकते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उनकी फैमिली ने किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिया, नामजद ही नहीं किया उनकी वालिदा ने, उन्होंने सारे मिलिट्री के लोगों को नामजद किया जिन्होंने जुल्म किया था। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ, अहमद फरहाद साहब और बहुत सारे और लोग हुए। हम में से किसी ने किसी सियासतदान के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि इसने हमें जबरी तौर पे लापता किया, नहीं भाई, इन्होंने किया ही नहीं। सियासतदान को गाली देके उसे गंदा करके एक्चुअली मैं क्लीन चिट दे दूंगा उस जर्नैल को और उस जालिम सेक्टर कमांडर को और उसके साथियों को जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि एक्चुअली जो लोग जालिम हैं या जो लोग ये कर रहे हैं उनकी तरफ पिन पॉइंट करना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। देखे ना, जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, इससे सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना अमनो अमान है, ना अदालतों में इंसाफ है, ना मीडिया आजाद है, ना पार्लिमान बाइख्तियार है और ना ही कोई कारोबारी माहौल है पाकिस्तान में। तमाम पॉलिसियां जो है वो माफियाज को नवाजने के लिए और गरीबों को कुचलने के लिए बनाई जा रही। खुद एतराफ किया वज़रा ने इस बात का कि जनाब ये जो हमने लेवी लगाई है ना, ये इसलिए लगाई है कि हम अमीरों से टैक्स नहीं ले पा रहे। अमीरों और ताकतवरों से और माफिया से टैक्स ना ले पाने पर, यानी जो वहां नाकामी हुई, उसका मलबा डाल दिया गरीबों पर कि जनाब पेट्रोल के ऊपर डाल दो लेवी, जनाब बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, गरीब आदमी की सब्सिडी छीन लो। इन्होंने खुद ये माना। 2 साल में इन्होंने आईएमएफ के 2 प्रोग्राम्स में इतना पैसा नहीं लिया आईएमएफ से जितना इन्होंने लेवी की मद में गरीबों की जेबों से निचोड़ लिया। उससे ज्यादा पैसा गरीबों से ये ले गए।
और गरीबों को बिठाते हैं अपने कदमों में। तो नाजरीन, कोई पॉलिसी इनकी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को फायदा दे। अब आलमी मंडी में देखें, तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ये मेरे सामने यहां खबर पड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी बेशी देखी जा रही है और अब कीमतें काफी हद तक कम हुई हैं। अभी भी $100 से नीचे है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से अभी को 20% कम कीमत पे आलमी मंडी में पेट्रोल मिल रहा है और काफी नीचे कीमत आई है। लेकिन क्या इसका कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को मिला? ऊंची उड़ान का दावा तो फील्ड मार्शल ने किया था, लेकिन पाकिस्तानियों को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? ये इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं और इतना सारा कर्जा जो ले लिया इन्होंने, ये कर्जा जा कहां रहा है? ये अरबों रुपए रोजाना के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं। ये कर्जा कहां खर्च हो रहा है? हमें तो कहीं पाकिस्तान में खर्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के असरात पाकिस्तानियों पे नहीं आ रहे, जबकि जरा सी कीमत बढ़ जाती थी, असरात पाकिस्तानियों पे आ जाते थे। पहले इनके पास एक बहाना था 9 मई का, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा बहाना पकड़ लिया जनाब अब जंग का। हालांकि जंग जिन मुल्कों के बीच में लगी है वहां पे इतने हालात बुरे नहीं हुए जितने पाकिस्तान के हालात बुरे हो गए, जिसका जंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। उनके साथ तो ऐसा नहीं किया उनकी हुकूमतों ने उनके लोगों के साथ जो हमारे साथ हमारी हुकूमत ने कर दिया। तो नाजरीन, 2 खबरें पढ़ के मुझे एक हौसला मिला है और ये अच्छी खबरें हैं दोनों। मुझे इससे इन 2 खबरों से एक आइडिया हो गया कि अब जंगबंदी हो जाएगी और मुझे लगता है कि एक मुस्तकिल मुआहिदा अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाएगा। क्योंकि ये मामला यहां खत्म नहीं होगा, अभी बड़ा लंबा चलेगा, बड़े मुज़ाकरात होते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अब दोबारा जंग के इम्कानात कम हो गए हैं। खत्म तो बिल्कुल नहीं होते कभी भी, जब तक आपकी फौजें मैदान में रहती हैं, आमने सामने स्टैंड ऑफ पोजीशन होती है, तो कभी ना कभी लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही है वो हौसला अफजा है। देखिए, एक तो ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट आया कि हालिया सूरत हाल में असल महाज अब मुआशी जंग का है, हमें मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और हमने उस नुकसान से बचना है। अब वो ये तासुर दे रहे हैं, ईरानी अवाम को इस तरफ लाने की अब कोशिश की जा रही है कि मैदान में तो लड़ाई हमने जीत ली, अब हमें मईशत के मैदान में कुछ कारकर्दगी दिखानी चाहिए और मईशत के मैदान में भी हमें लड़ाई जीतनी चाहिए। तो ये कैसे जीतेंगे? अमेरिका से अपनी पाबंदियां खत्म करवा के, जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उनकी बहाली के बाद वो डीफ्रीज हो जाए इनके एसेट्स, इनके अरबों डॉलर्स, और चलें अपने उर्मुस को अगर ये खोल देते हैं एक सर्टन मुआहदे के तहत, एक तरीकाकार के तहत, और अमेरिका भी नाकाबंदी खत्म करता है और न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात फ्यूचर में चलते रहते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो मुझे यहां से लगा कि अब ईरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है मईशत की तरफ, तो उन्हें समझ आ रही है कि अब जंगबंदी आगे लंबी चलानी है। दूसरा, एक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसराइल के आर्मी चीफ ने, और जो उनका स्टेटमेंट है ना, वो अब ये बता रहा है कि शायद अब दोबारा लड़ाई ना हो, ज्यादा इम्कान ये है। देखिए, स्टेटमेंट जो इसराइली आर्मी चीफ का है वो ये कहता है कि evil structure of आयतुल्लाह regime has been significantly cracked, कि हमने जो आयतुल्लाह खुमैनी का रजीम था उसको बहुत बुरी तरह उसमें क्रैक डाल दिए हैं और उनके हालात हमने बहुत बुरे कर दिए हैं। इट्स लीडर्स आर बीइंग हंटेड, उनके बहुत सारे लीडर जो है उनका शिकार किया गया है और बहुत सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको तबाह कर दिया गया है। उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कई साल पीछे धकेल दिया गया है। उनकी मईशत जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। अब ये दावे वो क्यों कर रहा है? देखिए, ये दावे एक फौजी जर्नैल उस वक्त करता है जब उसे एक समरी पेश करनी होती है कि हम जंग जीत गए। तो अब इसराइलियों को ये चूरन मेरे ख्याल में बेचा जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने डिसाइड कर दिया है कि मजीद लड़ाई नहीं लड़नी, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लड़ाई हो भी जाए, क्योंकि इसराइल मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं है। इसराइल के अंदर बहुत सारी सख्त आवाजें हैं जो ये कह रही हैं कि हमने इस लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं किया, और हकीकत भी यही है। ना डोनाल्ड ट्रंप अपने अहदाफ में कामयाब हुए, ना ही इसराइल अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हुआ जो ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक किया। लेकिन अब वो अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। ईरान ने एक जबरदस्त काम किया नाजरीन, और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ बड़ी ताकत से, और ये बड़ी खुशी हुई मुझे खबर पड़ने के बाद जिस तरीके से ईरान ने आवाज उठाई। अमरीकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की थी।
इस पे जो ईरानी गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। इस्राएली हुकूमत का तर्जुमान मुसलसल एक ऐसे सालिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जिसने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम और काबिल कदर किरदार अदा किया है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ईरान खुलकर, जब अमेरिका में कोई पाकिस्तान के मुखालिफ बात करता है तो ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो पाकिस्तान को इस बात की कदर करनी चाहिए कि ईरान ने हक अदा किया और पाकिस्तान की बात को ना सिर्फ बार बार माना, बल्कि ईरान ने अमेरिका में से कोई आवाज उठे पाकिस्तान के खिलाफ या कहीं और से, उसका जवाब भी दिया स्पेसिफिकली इस मामले पर। चीन और पाकिस्तान के बीच में नाज़रीन बहुत अच्छा एक एलामिया जारी हुआ है, मैंने वो पूरा पढ़ा है और बहुत सारे पैराग्राफ हैं उसमें। तो उसमें जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडिया और अमेरिका को वो चीजें पसंद नहीं आएंगी। अमेरिका के हवाले से ये चीज बुरी हुई कि पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की इस एलामिया में ताइवान के हवाले से चाइना की, कि ये जी चाइना का हिस्सा है, चाइना की सॉवरेनिटी है, चाइना का तमाम तर हक है, चाइना जो चाहे यहां पे अपना अचीव कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की जानिब से जो इतना क्लियर स्टेटमेंट है, ये अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ है। दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया वो जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है उन्होंने उसकी हमायत की है, वो हमेशा से करते आए हैं, उन्होंने एक दफा फिर हमायत की है। उसकी वजह यह है कि वहीं पे ऊपर लद्दाख का इलाका है जहां पे चाइना का और इंडिया का भी पंगा है, और पाकिस्तान और चाइना इन चीजों को मिलकर टैकल करते हैं। हाँ, मिलकर कभी लड़े नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया बड़ा सीख पा हो गया है। अमेरिका ने अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इंडियन अखबारात में, उनके मीडिया में, उनके लोग, उनके सियासतदान वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं चाइना पाकिस्तान मुश्तरका एलामिये पर, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट खामोश है। की वजह यह है कि अभी अमेरिकी हुकूमत को पाकिस्तानियों से काफी काम है जो उन्होंने निकलवाने हैं। नाजरीन, ने फिलहाल यूरेनियम के मामले पे ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि इस पे अभी हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे अमेरिका के साथ, और ये बात भी ठीक है क्योंकि अभी मुज़ाकरात आबना के लिए अपने नजरियात को कुर्बान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, नजम सेठी अब क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो रहा है। भाई, पूरे यूरोप के अंदर जमहूरियत है, अमेरिका के अंदर जमहूरियत है। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवार जीत गया न्यूयॉर्क से, ममदानी। 2 दिन पहले उसको सारे मुबारकबादें दे रहे थे, अब कह रही है पूरी दुनिया से जमहूरियत का रोमांस खत्म हो रहा है। अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, ऑस्ट्रेलिया में जमहूरियत है, न्यूजीलैंड में जमहूरियत है, जापान में, दुनिया के हर मुल्क में आप जहां चले जाएं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे जमहूरियत है। अफगानिस्तान की तरफ जमहूरियत मांग रहे हैं कि जनाब वहां पे अवामी हुकूमत होनी चाहिए। तो सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है जहां 1 पार्टी सिस्टम है, हम भी उस तरफ देख रहे हैं। जमहूरियत में गरीब को कोई फायदा नहीं होता, अमीर को फायदा होता है। सारी दुनिया की डिक्टेटरशिप चाइना की तरफ देख रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। अंदाजा करें नाजरीन, बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया उन्होंने कि ठीक है जनाब, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को चलाएगी, और स्टीयरिंग के ऊपर बिठाया हुआ होगा कठपुतलियों को। ये कठपुतली जो आजकल बैठे हुए हैं जिनके जरिए से आईनी तरमीम करवाई जा रही है। जब इमरान खान कोई सख्ती की बात करता था तो कहते थे डिक्टेटरशिप ले आया पाकिस्तान में, लेकिन अब आप हर दौर में ना नाजरीन, हर डिक्टेटर को या हर फौजी ऑफिसर को या आर्मी चीफ को हर दौर में बड़े जबरदस्त नमूने मुयस्सर रहे हैं। हर दौर में बड़े जबरदस्त उनको तारीफें करने के लिए खुशामदी जो है वो मुयस्सर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, बड़ा नाम है इनका, बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनसे मंसूब एक डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। ये जामिया अशरफिया लाहौर के थे, मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, जैसे आजकल वो है ना मौलाना ताहिर अशरफी, इसी तरह मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी, क्योंकि जामिया अशरफिया से इनका ताल्लुक था। तो उन्होंने लिखा था एक पेज, उसके ऊपर जो उसका मेन वर्क था उस पर लिखा हुआ था, साथ ज़िया-उल-हक की तस्वीर बनी हुई थी, और ज़िया-उल-हक की तस्वीर में से चारों तरफ किरणें निकल रही थी, नूर की किरणें निकल रही थी। उस दौर में जितनी निकाली जा सकती थी उस तरह उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के तहत निकाली, नूर की किरणें, जनरल ज़िया-उल-हक का बीच में फोटो, बड़ा खूबसूरत, बड़ा वजी, और उसके ऊपर जनाब जो तहरीर लिखी हुई थी मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब से मंसूब, वो ये थी, जनरल साहब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कई सलाम पहुंचे, कई पैगाम आए। यानी इन्होंने दीन का मंजर मौलवियों ने हर दौर में डिक्टेटरों के सामने बेचा है। इन्होंने हर दौर में दीनी मामलात को, तसव्वुफ को,
और दीनी इस्लाहात को डिक्टेटरों के फायदों के लिए इस्तेमाल किया। आज भी कई लोग कहते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में बहुत सारी दीनी बातें करते हैं। आजकल ये काम जो है वो कर रहे हैं ज्यादातर, क्या नाम है, अंसार अब्बासी साहब, कि जनाब बड़ी मजहबी शख्सियत है, कुरान पाक को जानते हैं, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हैं, और जाके एक दफा इसको चक्कर लगवाओ अंसार अब्बासी को, इनको लेकर जाओ और ले जाके दिखाओ कोटलखपत जेल में जो औरतें बंद हैं, उनसे पूछेंगे कौन से कुरान पाक पे अमल दरामद हो रहा है। इनको लेकर जाओ मारंग बलोच से और उनके जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं गैर कानूनी तौर पर, जरा उनसे मुलाकात करवाएं। फिर इनको लेकर जाएं तहरीके लब्बैक के उन लोगों के घरों में जिनके बंदे या उनकी लाशें वापस ही नहीं मिल रही, तो उनको पता चले कौन से इस्लामी उसूलों पे अमल दरामद हो रहा है। तो अंसार अब्बासी साहब, आप जैसे लोग माजी में भी मुयस्सर थे फौजी अफसरान को, और आजकल भी मुयस्सर हैं, तो कोई बड़ा फर्क नहीं आया ना आप लोगों के रवैयों में ना उनके रवैयों में। और इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमेशा पिसती रही है, पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी हालत खराब होती रही। कबायली अवाम को जंग के अलावा हमने दिया ही कुछ नहीं, यानी जब भी कबायली अवाम के बारे में बात होती है हम उन्हें सिर्फ जंग देते हैं और कुछ नहीं देते। लेकिन अभी क्योंकि कबायली इलाकों से पहला वजीर आला आया खैबर पख्तूनख्वा का, सुहेल अफरीदी, उसने एक बड़ा जबरदस्त ऐलान किया, और यह ऐलान अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है जो कबायली इलाकों को मिलेगा। और इसमें इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा जी 1000 अरब रुपए का तारीखी मंसूबा हम शुरू करने जा रहे हैं कबायली इलाकों में। वहां पे नए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनेंगे, सड़कें, पुल और साफ पानी के मंसूबे बनेंगे, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, रोजगार बढ़ेगा, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, जदीद तरबियत होगी और सिक्योरिटी सिस्टम आएगा। भी पुलिस को उन्होंने लेटेस्ट वेपन और गाड़ियां और चीजें इन्होंने फराम की हैं खैबर पख्तूनख्वा ने। फिर जदीद अस्पताल, क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स वहां पे कह रहे हैं जी हम लेकर जाएंगे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ग्राउंड्स तामीर किए जाएंगे ताकि खेलों को थोड़ी सी तकवीयत मिले खैबर पख्तूनख्वा में। फिर माशी इस्तेहकाम के लिए कह रहे हैं जी नए कारोबारी मराकज़ और तरक्की के नए मौके हम पैदा करेंगे, ये 1000 अरब रुपया लगाने जा रहे हैं। फिर तवानाई भी बताते हैं जी ट्रांसमिशन लाइन, फीडर्स, सोलर सिस्टम और सोलर ग्रिड, ये सारी चीजें वो जो कहते हैं जी हम लेकर जा रहे हैं कबायली इलाकों में ताकि कबायली अवाम की जो महरूमियां वो दूर हो जाए। अब उनको जंग ही देनी है सिर्फ कि उनकी मादनियात उठानी है, तो वहां पे जंग जारी रहे जैसे सूडान में है। सूडान में तो मामला साफ है ना, वहां पे जंग इसलिए है कि वहां से सोना निकालना है। लेकिन दुनिया में जहां पे भी मादनियात होती है वहां लड़ाई हो जाती है, तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा। पूरा अफ्रीका आप उठाकर देख लें, कांगो से सोना निकालता था फ्रांस, और भी कई मुल्कों के लोग आते थे वहां से सोना निकालते थे, और ये बड़ा लंबा अरसा कई दहाइयों तक वहां से सोना निकालते रहे, ड्रिजेस लगा के बहुत बहुत बड़ी मिकदार में सोना वहां से लेकर गए। पूरा यूरोप अमीर हो गया इतना सोना लेकर गए वहां से कांगो से। तो कांगो में हमेशा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता ही रहा। जो सोने की गाड़ियां थी या ट्रक था जो उन्हें लेकर जाते थे, उनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं आती थी, एक दूसरे को वो मारते थे, जानवरों की तरह उनको हथियार भी फराहम किए जाते थे। तो इसी तरह हर उस इलाके में जहां पे मादनियात होती हैं बदअमनी पैदा की जाती है, जैसे बाई डिजाइन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बदअमनी पैदा की गई। लेकिन ये अच्छा कदम है जो उठाया जा रहा है। नाज़रीन, टीएलपी के हवाले से एक बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। मैं उसे देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये क्या किया है इन्होंने। एक वकील साहब सामने आए हैं और ये पहली आवाज है जो हमारे सामने आई है। और वकील साहब जो है इनका नाम है एहसानुल्लाह आरिफ, ये बारिश वकील हैं। इन्होंने ये बताया कि अब तक 24 तहरीके लब्बैक के शोहदा की फैमिलियों ने इनसे राब्ता किया है अपनी लाशें लेने के हवाले से कि हमें हमारी लाशें मिले। 24 लोग अब तक सिर्फ एक वकील से राब्ता कर चुके हैं। कई ऐसे होंगे जो डर के छुपे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे। कई ऐसे होंगे जिन्हें खामोशी से लाशें पहुंचा दी कि ये बोलना नहीं वरना ऐसी तैसी फेर देंगे घर के